हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सर्वे आपका स्वागत करता है। आज हम लोग क्लास 12th के पोइट्री के फर्स्ट चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिनके कवि जॉन डन हैं। पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देता हूँ कि इस वीडियो के अंत में 3 महत्वपूर्ण मीनिंग आपको पूछा जाएगा। अगर जिनका जवाब आप जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि उनका स्पेलिंग सहित, क्योंकि जो ये मीनिंग होगा उनका स्पेलिंग कुछ अलग होगा। स्पेलिंग सहित और अर्थ सहित उसका जवाब लिखकर कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। अगर नहीं जानते हैं तो उसका नोट कॉपी बनाते जाएंगे और यह जो आपका स्पेलिंग है वो आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होगा। और एक महत्वपूर्ण बात और कि इस वीडियो में आपको एक सबसे बेहतरीन सुविधा ये मिल रही है कि आपको एक पीडीएफ दिया जा रहा है, जिस पीडीएफ में आपको इस चैप्टर का हिंदी लिखा रहेगा और क्वेश्चन आंसर लिखा रहेगा और मीनिंग का हिंदी लिखा रहेगा, समरी लिखा रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा रहेगा। तो आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर आप अपना नोट खुद से बना के परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव वैसे व्यक्ति को कहा जाता है जिनसे हम बहुत सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। जैसे हम अपने मम्मी से या पापा से या भाई से या बहन से, किसी से भी सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं तो उसे स्वीटेस्ट लव कहा जाएगा। तो स्वीटेस्ट लव इस कविता में जॉन डन जो कवि है उन्होंने अपने प्रेमिका को कहा है। और आई डू नॉट गो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। अगर इसका शाब्दिक अर्थ अनुवाद अर्थ निकाला जाएगा तो मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ होगा, छिपा हुआ अर्थ है कि इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। इस कविता में कवि जो है अपने प्रेमिका को छोड़कर जा रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ, और कारण बता रहे हैं कि आगे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का नाम हो गया कि हे प्रेमिका इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। और चलिए इस चैप्टर का नाम तो आप देख लिए, लेकिन इसमें आप एक चीज़ गौर करेंगे, गो में ई एक्स्ट्रा लगा हुआ है। अगर ये चैप्टर की आप कविता पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मी का एम ई ना लिखकर एम डबल ई लिखा है, वी का डब्ल्यू ई ना लिखकर डब्ल्यू डबल ई लिखा है, सन का एस यू एन ना लिखे एस यू डबल एन ई लिखा है। तो आप देख कर पता कर सकते हैं कि जैसे हिंदी में कविता लिखने की एक शैली होती है, उस तरह इंग्लिश में भी कविता लिखने की एक शैली होती है। तो उस शैली को ही जॉन डन ने अपनाया है। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, रिटन बाय जॉन डन। जॉन डन यहाँ 1572 और 1631 लिखा हुआ है, मतलब जॉन डन का ये जन्म लिखा हुआ है और ये मृत्यु लिखा है। तो जॉन डन का जन्म 1572 में और मृत्यु 1631 में हुई थी। जॉन डन was born in 1572 and died in 1631. The pioneer of a new kind of lyrical and satirical verse called metaphysical. यहाँ पायनीर का मतलब होता है मार्गदर्शक, प्रेरणा। काइंड मतलब प्रकार होता है और दयालु भी होता है, लेकिन यहाँ प्रकार होगा। लिरिकल मतलब काव्य गीत, कविता वाला गीत को हम लोग लिरिकल काव्य गीत कहते हैं। सैटिरिकल वर्स मतलब व्यंग्यात्मक पद। व्यंग्यात्मक पद क्या होता है? तो वैसा पद, वैसी कविता है जो हमको हंसी बनाता है ना, खुश कर देता है, उसे हम सैटिरिकल वर्स कहते हैं। तो इनका जो समूह है, काव्यात्मक गीत और व्यंग्यात्मक पद के समूह को मेटाफिजिकल कहते हैं। तो अगर इसका अनुवाद किया जाए तो एक नए प्रकार के काव्य गीत और व्यंग्यात्मक पद के
पद जिसे हम मेटाफिजिकल कहते हैं, मतलब अध्यात्म कहते हैं, मेटाफिजिकल मतलब अध्यात्म कहते हैं, के प्रणेता कौन थे? तो जॉन डन थे। ये इसका अनुवाद हो गया। अब यहाँ पर देखिए कॉमा दिया हुआ है और वाज लिखा हुआ है, मतलब जॉन डन को वाज से रिलेट किया गया है। तो ये वाक्य को जोड़ने का चेन रूल है कि इंग्लिश में भी चेन रूल होता है। जॉन डन वाज बोर्न इन लंदन। उनका जन्म कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ। बोर्न मतलब जन्म लेना। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। लंदन क्या है? इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। इनटू अ प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ ट्रेडर्स। मतलब यहाँ पर देखिएगा प्रोस्पेरस मतलब होता है समृद्ध, रोमन कैथोलिक फैमिली, ये रोमन कैथोलिक ये एक तरह की समाज है, एक तरह का जाति है, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, तो रोमन कैथोलिक ये जाति है। और ट्रेडर्स मतलब व्यापारी। तो उनका जन्म जॉन डन का व्यापारियों के एक समृद्ध रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था। कहाँ? लंदन में हुआ था। और एट अ टाइम, उस समय, व्हेन इंग्लैंड वाज अस्टॉन्चली एंटी कैथोलिक, कि जब इंग्लैंड अस्टॉन्चली मतलब कट्टर रूप से, एंटी कैथोलिक मतलब होता है विरोधी, उस समय उनका जन्म लंदन में एक समृद्ध व्यापारियों परिवार में हुआ था, जिस समय इंग्लैंड कट्टर कैथोलिक विरोधी था। ये इसका अनुवाद हुआ। डन वाज फोर्स्ड, डन वाज फोर्स्ड मतलब होता है मजबूर करना, दबाव डालना। टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, कि डन को मजबूर किया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए। लीव मतलब होता है छोड़ने के लिए, बिना डिग्री के ही। क्यों ऐसा मजबूर किया गया उनको बिना डिग्री के ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए? उनके रिलीजन के कारण, रिलीजन मतलब धर्म के कारण उनको बिना अपना डिग्री लिए हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। ही स्टडीड मतलब होता है अध्ययन करना, लॉ एंड रीड थियोलॉजी, मतलब थियोलॉजी मतलब होता है ये दर्शन शास्त्र। उन्होंने कानून विज्ञान का अध्ययन किया, और रीड मतलब पढ़ा, क्या? धर्म विज्ञान की मतलब धर्म शास्त्र की पढ़ाई की। ही ऑल्सो पार्टिसिपेट मतलब होता है भाग लेना, इन टू नावल एक्सपीडिशंस। उन्होंने 2 नावल मतलब एक्सपीडिशन मतलब होता है नेवल मतलब नौसैनिक, और एक्सपीडिशंस मतलब होता है अभियान। उन्होंने 2 नौसैनिक अभियान, नौसैनिक मतलब होता है नेवी से संबंधित, तो उन्होंने 2 नौसैनिक अभियानों में भी क्या लिया? भाग लिया। एंड बिकेम सेक्रेटरी, और क्या बन गए? सेक्रेटरी बना दिए गए। वो क्या बना दिए गए? सेक्रेटरी। तो यहाँ से अगर हम इतने लाइन से अगर हम ऑब्जेक्टिव निकालना चाहते हैं, तो देखिए ऑब्जेक्टिव इस प्रकार का होगा कि जॉन डन का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था लंदन में। उनका जन्म कब हुआ था? तो 1572 में हुआ था। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1631 में हुई थी। एक नए प्रकार के काव्यात्मक गीत और व्यंग्यात्मक पद को क्या कहा जाता है? मेटाफिजिकल मतलब अध्यात्म कहा जाता है। मेटाफिजिकल पोएट किनको कहा जाता है? आध्यात्मिक कवि, तो जॉन डन को कहा जाता है। उनका जन्म जो हुआ था कैसे समाज में हुआ था? तो रोमन कैथोलिक समाज में हुआ था, और व्यापारी के यहाँ ट्रेडर्स के हुआ था। अच्छा, उस समय इंग्लैंड क्या था? तो कट्टर विरोधी था। किसका? कैथोलिक लोगों का, कैथोलिक समाज का। और डन कौन सा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे। उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्यों छोड़ना पड़ा? तो उनके रिलीजन के कारण, धर्म के कारण। उन्होंने क्या क्या चीज़ की पढ़ाई की? उन्होंने लॉ की और धर्म विज्ञान की पढ़ाई की, कानून और धर्म विज्ञान मतलब धर्मशास्त्र की पढ़ाई की। उन्होंने कितने नौसैनिक अभियानों में भाग लिया? तो 2 नौसैनिक अभियानों में भाग लिया। और क्या बना दिया गया? 2 नौसैनिक अभियानों में भाग लेने के कारण उन्हें बना दिया गया सेक्रेटरी बना दिया गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, टू बिकेम सेक्रेटरी टू अ पावरफुल नोबल, ए जॉब ही लॉस्ट व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन।
टू अ पावरफुल नोबेल, यहाँ पर देखिए कॉमा है, मतलब वहाँ पर था बिकेम सेक्रेटरी, उन्हें सेक्रेटरी बना दिया गया। टू अ पावरफुल नोबेल, नोबेल मतलब होता है विख्यात, प्रसिद्ध। अब यहाँ हो रहा है अभिजात वर्ग, अमीर वर्ग, तो उन्हें सेक्रेटरी बना दिया गया। किनके? एक शक्तिशाली अभिजात वर्गों के बीच जो प्रख्यात थे उनके बीच उन्हें सेक्रेटरी बना दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि दो नौसैनिक अभियानों में भाग लिया था, इसीलिए। अ जॉब ही लॉस्ट, वो जो जॉब है उनको क्या करना पड़ा? छोड़ना पड़ा। लॉस्ट मतलब छोड़ना पड़ा, खोना पड़ा, खो दिए। जॉब जो है खो दिए। क्यों खो दिए? व्हेन ही वाज ब्रीफली, ब्रीफली मतलब होता है संक्षिप्त रूप से या कम समय के लिए, जब उन्हें थोड़े समय के लिए सेंट मतलब भेज दिया गया। कहाँ? तो प्रिजन, मतलब उन्हें थोड़े समय के लिए जेल भेज दिया गया, तो उन्हें अपना जॉब क्या करना पड़ा? खोना पड़ा। तो जेल भेज दिया गया, तो क्यों भेज दिया गया? फॉर सीक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रन्स नीस, क्योंकि उन्होंने गुप्त रूप से अपने, है ना, पैट्रन, सीक्रेटली मतलब गुप्त रूप से, पैट्रन्स नीस, पैट्रन मतलब होता है संरक्षक, जो उसके उच्च अधिकारी थे जॉन डन के, उनके निस से मतलब भतीजी से उन्होंने गुप्त रूप से मैरी मतलब शादी कर लिया था, तो उन्हें थोड़े समय के लिए जेल भेज दिया गया, इसलिए उनको अपना जॉब खोना पड़ा। ये इतना का अनुवाद हुआ। इन 1615 एट द एज ऑफ 42, 1615 में 42 साल की उम्र में, एज मतलब उम्र में, डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन, डन ने क्या स्वीकार किया? एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार किया। ऑर्डिनेशन, ऑर्डिनेशन का मतलब होता है सरकारी नौकरी या नियुक्ति। सरकार नियुक्ति स्वीकार कर ली। कहाँ नियुक्ति स्वीकार कर ली? तो इन द एंग्लिकन चर्च, एंग्लिकन चर्च में उन्होंने क्या कर ली? नियुक्ति स्वीकार कर ली। एंड सून बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम, और सून मतलब जल्द ही, प्रीचर मतलब होता है धर्म उपदेशक, और जल्द ही, हिज टाइम मतलब अपने समय के, तो जल्द ही अपने समय के महानतम, ग्रेटेस्ट, महानतम धर्म उपदेशकों में से एक बन गए, जब वो एंग्लिकन चर्च में नियुक्ति लिए थे 42 साल की उम्र में तब। इन लव लिरिसिज्म मतलब प्रेम काव्य गीतों में, डन ब्रोक कम्प्लीटली, अच्छा देखिए, ब्रेक मतलब तो होता है तोड़ना होता है, लेकिन यहाँ ब्रोक दिया, उसका V2 दिया होगा आपके हिसाब से, लेकिन डन ब्रोक कम्प्लीटली का मतलब हो गया डन पूरी तरह से छा गया, छा गया, पूरी दुनिया पर छा गया। कैसे छा गया? विद द पेट्रार्चन ट्रेडिशन, है ना, उनके साथ क्या था? पेट्रार्चन मतलब पैतृक होता है, ट्रेडिशन मतलब प्रथा, पैतृक प्रथा था, इसलिए वो पूरी दुनिया पे छा गया। तो मतलब पहले से जो चली आ रही परंपरा उसको उन्होंने अपनाया, इसलिए वो पूरी दुनिया पे छा गए। तो ऐसा तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। लेकिन पेट्रार्चन अगर हम यहाँ देखेंगे तो पेट्रार्च जो था अमेरिकी कवि था, तो उन्होंने उनकी ही शैली के साथ क्या किया? कविता लिखना स्टार्ट किया, इसलिए वो पूरी तरह से क्या हो गए थे? छा गए थे। तो उन्होंने पेट्रार्च नामक अमेरिकी व्यक्ति जो 8 लाइनों की कविता लिखते थे, उनके प्रथा में, उनके शैली में कविता लिखे, इसलिए वो क्या हो गए? पूरी तरह से छा गए। और उनकी कविताओं ने इंट्रोड्यूस मतलब होता है परिचय देना, शुरुआत करना। उनकी कविताओं ने शुरुआत किया, क्या शुरुआत किया? एन इंटेलेक्चुअल एंड कॉलिक्वल टोन, एक इंटेलेक्चुअल मतलब होता है बुद्धि से भरा हुआ या बौद्धिक, कॉलिक्वल मतलब मेल मिलाप, सौहार्द, टोन मतलब धुन। उनकी कविताओं ने शुरुआत किया एक बुद्धि से भरा हुआ और सौहार्द भरा धुन का क्या किया? शुरुआत किया। तो अगर इसका पूरा हिंदी निकाला जाए तो उनकी कविताओं ने बुद्धि से भरा हुआ और सौहार्द से भरा हुआ धुन का क्या किया? शुरुआत किया। तो इसका हिंदी यहाँ तक हो गया कि उनकी कवि वो पूरी तरह से छा गए, क्योंकि उन्होंने क्या किया? पैट्रिक जो नाम का कवि था उनकी शैली में लिखना स्टार्ट किया, और एक उनकी कविताओं ने एक बुद्धि से भरा हुआ और सौहार्द भरा धुन स्टार्ट किया, तो भी वो छा गए। हिज लव पोएम्स, उनके प्रेम गीत, लव पोएम्स, यूज मतलब प्रयोग किया जाता है, उनके लव गीत का प्रयोग किया जाता है। द लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी टू हैमर होम ए पॉइंट,
मतलब उनकी कविताओं का प्रयोग लेटेस्ट मतलब होता है ताज़ा, नवीनतम, हाल फिलहाल, डिस्कवरीज मतलब खोज, और साइंस मतलब विज्ञान, और ज्योग्राफी का मतलब होता है भूगोल। तो उनकी कविताओं का उपयोग भूगोल और विज्ञान के नवीनतम खोजों के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए एक इडियम दिया हुआ, टू हैमर होम अ पॉइंट। इडियम मतलब होता है मुहावरे। तो टू हैमर होम ए पॉइंट मतलब किसी एक बिंदु पर जोर डालना, किसी एक बात पर जोर डालना। तो उनकी कविताओं का प्रयोग भूगोल और विज्ञान में किसी एक बात पर जोर डालने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर कंबाइन पैशन विद वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग। अब वही उनके प्रेम गीत वाला ही का रिलेशन किससे है? कंबाइन से। तो उनके प्रेम गीत कंबाइन मतलब क्या करते हैं? जोड़ती है। क्या जोड़ती है? पैशन मतलब होता है जुनून या कार्य है, तो उनकी कविताएं जोड़ती है कार्य को। किससे जोड़ती है? वर्बल मतलब मौखिकता, और इंटेलेक्चुअल मतलब जैसा मैंने आपको पहले ही बताया ये बुद्धि से भरा हुआ। टीचिंग मतलब होता है चिढ़ाने वाला, लेकिन यहाँ पर होगा जुनून भरा। तो उनकी कविताएं कार्य को मतलब पैशन को मौखिकता या मौखिक रूप से, बौद्धिक रूप से, जुनून से क्या करती है? जोड़ने का कार्य करती है। ये इसका हिंदी हुआ। डन इज़ वेल नोन फॉर। डन जो है वेल नोन मतलब होता है अच्छी तरह से जाने जाते हैं, प्रख्यात हैं। तो किस लिए प्रख्यात हैं? तो यहाँ देखिए डन जो है वो अपने सॉन्ग्स के लिए मतलब गीत के लिए, सुनेट मतलब छंद के लिए, और सैटायर्स मतलब होता है व्यंग्य गीत, जो हंसी वाला गीत होता है उसको सैटायर्स बोलते हैं। तो वो व्यंग्य गीत के लिए जाने जाते हैं। एंड द एलेजीज मतलब होता है शोक गीत के लिए। और सरमन्स मतलब होता है भजन, उपदेश, इसलिए जाने जाते हैं। तो डन जो है प्रख्यात रूप से, प्रसिद्ध रूप से अपने गीत, सुनेट मतलब हो गया छंद, और सैटायर्स मतलब व्यंग्य गीत, और अपने शोक गीत और अपने उपदेशों के लिए जाने जाते हैं। जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स मतलब वास्तविक काव्य भावनाएं। हैर्स मीटर्स स्ट्रेंड एंड whimsical images characterize all his पोएट्री क्रिएशन। वास्तविक काव्य भावनाएं। हैर्स मीटर्स मतलब होता है कठोर, कटु। मीटर्स मतलब देखिए मीटर तो गणित में मापने की इकाई है, लेकिन यहाँ मीटर मतलब हो रहा है, मीटर्स मतलब हो रहा है छंद। तो कठोर छंद, स्ट्रेंड मतलब तनावपूर्ण, तनाव से भरा हुआ, और whimsical मतलब उमंग भरा, इमेजेस मतलब चित्र, कैरेक्टराइज मतलब दिखलाता है, बताता है, चित्रण करता है। ऑल हिज पोएटिक क्रिएशन उनकी सभी काव्य रचनाएं। तो उनकी सभी काव्य रचनाएं, क्रिएशन, कृतियाँ वास्तविक काव्य भावनाओं, कठोर या कटु छंद, तनाव और उमंग भरे चित्रों को दिखलाती है। तो ये जो है इस जो कवि का जो इंट्रोडक्शन दिया है इसका पूरा हिंदी हो गया। तो उधर हम लोगों ने कुछ ऑब्जेक्टिव देखा, तो इधर भी कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेता हूँ। तो इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं कि उधर उन्होंने कितने नौसैनिक अभियानों में भाग लिया था? 2। उन्हें क्या बनाया गया था? सेक्रेटरी। किन के बीच? द अ पावरफुल नोवेल मतलब पावरफुल नोवेल मतलब अभिजात वर्गों, रईस लोगों के बीच। और उन्हें है ना उनके जॉब से हटा दिया गया था। किस लिए? क्योंकि उन्हें जेल जाना पड़ा था। किस लिए जेल जाना पड़ा था? तो सीक्रेटली मैरिज कर लिए थे अपने पेट्रन्स के निस से, मतलब भतीजी, जो संरक्षक की भतीजी है उससे शादी कर लिए थे, इसलिए उनको जेल जाना पड़ा था। और 42 साल की उम्र में इन्होंने कौन से चर्च में नियुक्ति ली थी? तो एंग्लिकन चर्च में। और ये क्या बन गए थे? प्रीचर मतलब धर्म का उपदेश देने वाले बन गए थे। और ये पूरी तरह से छा गए। क्यों छा गए? पेट्राचन ट्रेडिशन में इन्होंने क्या चीज़ की शुरुआत की? बुद्धि से भरा और कॉलिक्वल टोन की शुरुआत की थी। और इनके कविताओं जो प्रेम गीत है उनका प्रयोग क्या चीज़ में किया जाता है? तो ज्योग्राफी और साइंस के खोजों में किया जाता है। किस लिए किया जाता है? तो किसी एक बिंदु पर, किसी एक बात पर जोर डालने के लिए। और डन जो मुख्यतः किस लिए जाने जाते हैं? अपने सॉन्ग के लिए जाने जाते हैं, गीत के लिए, छंद के लिए जाने जाते हैं, व्यंग्य गीत के लिए जाने जाते हैं, शोक गीत के लिए जाने जाते हैं, और उपदेश के लिए जाने जाते हैं। किनकी काव्य रचनाओं में वास्तविक
काव्य भावनाएं और कठोर छंद, तनावपूर्ण और उमंग भरे चित्र देखने को मिलता है तो जॉन डन के काव्य रचनाओं में। तो इस तरह से हम लोग ने कवि का इंट्रोडक्शन तो पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं अगले पोएम के लाइन पे। चलिए अब आते हैं। अब यहाँ अगर देखेंगे तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसका हिंदी कि हम जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उसे स्वीटेस्ट लव कहते हैं। यहाँ पर प्रेमिका अर्थ हो रहा है। आई डू नॉट गो मतलब इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ, इन ना कि ऐसा पढ़िएगा कि मैं नहीं जाता हूँ, ये ऐसे ही साधारण अर्थ हो गया, लेकिन ये कविता है, इसमें छिपा हुआ अर्थ होता है, अर्थ को बनाना पड़ता है। तो हे मेरी प्रेमिका, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ, है ना। फॉर वियरीनेस ऑफ दी, और वियरीनेस मतलब हो गया थकान, उबना, है ना। क्योंकि मैं तुमसे थक, दी मतलब हो गया तुमसे, दी रहे या दाई रहे उसका मतलब होता है तुमसे, तुमसे थक गया हूँ, ऐसा बात नहीं है। हे प्रेमिका, मैं तुम्हें छोड़कर इसलिए ना जा रहा हूँ कि मैं तुमसे क्या हो गया हूँ, उब गया हूँ, ऐसा बात नहीं है। बल्कि, और तीसरा लाइन हम लोग देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा का। नॉर इन द हॉप, नॉर मतलब होता है ना ही, इन द हॉप इस आशा में हूँ, द वर्ल्ड कैन शो, कि वर्ल्ड मतलब दुनिया और शो मतलब दिखलाएगी, ना ही इस आशा में हूँ कि दुनिया मुझे दिखला सकती है। ये शाब्दिक अर्थ, तो क्या दिखला नहीं सकती है दुनिया, तो इसका क्या आशा नहीं है। तो ए फिटर लव फॉर मी, देखिए एम ई है उसमें डबल ई कर दिया है, ये लिखने की इंग्लिश में एक शैली है कविता लिखने की। अब यहाँ देखिए फीटर मतलब तुलना कर रहा है, मतलब एक उसकी जो प्रेमिका है और मान ली एक दूसरी लेडी से उस तुलना कर रहा है कि तुमसे बेहतर प्यार करने वाला मुझे और कोई नहीं मिलेगा। तो ये बोलना चाह रहा थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन में कि यह कारण भी नहीं है कि दुनिया मुझे तुमसे कोई बेहतर प्यार करने वाला देगा, तो इसलिए भी मैं तुमको छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। ये कारण मेरे को तुझे छोड़कर मेरा जाना नहीं है। बट सिंस दैट आई, क्योंकि मैं बट सिंस दैट आई, क्योंकि मैं मस्ट डाई एट लास्ट, है ना। एट लास्ट मतलब अंततः मर ही जाऊंगा। इट्स, हाँ इट्स होना चाहिए, मेडिएवल इंग्लिश है, मध्य युग का जो इंग्लिश होता था उसका वर्ड प्रयोग किया गया है। तो इट्स बेस्ट, इसीलिए यही मेरे लिए सबसे अच्छा, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा होगा। क्या सबसे अच्छा होगा, टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, कि मैं अपने आप को, जेस्ट मतलब हो रहा है क्या, खुशहाल, खुश, कि मैं माई सेल्फ, देखिए ई एक्स्ट्रा है, मैं अपने आप को क्या रखूँ, खुश रखूँ, है ना। तो यहाँ बोल रहा है क्योंकि अंततः मैं मर ही जाऊँगा, क्योंकि तो मृत्यु तो निश्चित है, इसीलिए वो चाहता है कि जो बचा हुआ ज़िंदगी है वो खुशीपूर्वक बिताए। और इस प्रकार 10 मतलब हो रहा इस प्रकार, बाई फेंड या फाइंड होना चाहिए, मध्य युग के अंग्रेजी का वर्ड है। इस प्रकार फाइंड मतलब प्राप्त करेंगे, प्राप्त करूँगा, डेथ टू डाई, इस प्रकार मैं खुशी से ही क्या करूँगा, मृत्यु को प्राप्त कर लूँगा। तो ये 4 लाइन का अगर फिर से लास्ट वाला हिंदी देखा जाएगा, क्योंकि मैं अंततः मर ही जाऊँगा, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, इसलिए यही मेरे लिए सबसे अच्छा होगा कि खुश रहकर ही मृत्यु को प्राप्त करूँ। तो एक बार जो ये 8 लाइन है इसका एक बार हम लोग टोटल हिंदी देख लेते हैं। इसमें कवि जो है अपने प्रेमिका को छोड़कर जा रहा है, वो कहता कि है कि हे प्रेमिका, मैं तुमको छोड़कर इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे उब गया हूँ, और ना ही यह कारण है कि मुझे तुमसे कोई बेहतर प्यार करने वाला सुंदर कन्या मिल गया, ऐसा बात नहीं है। अब क्योंकि मैं अंततः तो मर ही जाऊँगा, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, इसलिए मैं अपने आप को खुश रखूँ, यही से खुश रहकर मैं मृत्यु को क्या करूँ, प्राप्त करूँ, यही मेरी इच्छा है। और इस स्टेंजा को मैंने क्या कर लिया, क्लियर समाप्त कर दिया, ये इसका अनुवाद हुआ। और इससे ऑब्जेक्टिव भी निकल सकता है कि कवि जो है अपने प्रेमिका से उब गया है, तो जी नहीं, उबा नहीं है, क्या उसको एक और सुंदर लेडी मिल गई है उससे बेहतर प्यार करने वाली, तो नहीं। कवि क्यों जाना चाहता है उसको छोड़कर, तो कवि इसलिए जाना चाहता है छोड़कर क्योंकि मृत्यु निश्चित है, इसलिए वह चाहता है कि बची हुई ज़िंदगी वह अकेले खुश रहकर गुजारे, इसलिए जाना चाहता है।
तो ये फर्स्ट लाइन का फर्स्ट स्टेंजा का हिंदी हो गया। अब जो बाकी 4 स्टेंजा बचे हैं उसका मैं वीडियो अगले पार्ट में अपलोड कर दूंगा। और जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं लास्ट में आपको 3 मीनिंग पूछूंगा, तो आप बताइए सबसे पहला मीनिंग कि 12th का जो आप क्लास में पढ़ रहे हैं 12th इंटर, 12th का मीनिंग क्या होता है, उसका स्पेलिंग बताइए। 12th मतलब 12वीं होता है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए अब देखते हैं 12th TWELFTH। कितने बच्चे 12th पास कर जाते हैं और उनको 12th का मीनिंग पता नहीं रहता है। तो इस मीनिंग को थोड़ा गौर कीजिए। TWELF साइलेंट रहता है TH, 12th मतलब 12वीं। उसके बाद आप बताइए डायबिटीज कैसे लिखा था। डायबिटीज़ मतलब मधुमेह या चीनी का बीमारी होता है। इसका स्पेलिंग अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब मैं लिख कर बताता हूँ DIABETES, डायबिटीज। ये आपका दूसरा मीनिंग हो गया। तीसरा मीनिंग आप बताइए, आप लोग मूवी तो बहुत देखे होंगे, विलन का स्पेलिंग क्या होता है। विलन मतलब आप गुंडा जानते हैं, आप जानते हैं, ठीक है। और बहुत ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जो इसका स्पेलिंग जानते होंगे, वो कमेंट बॉक्स में मेरे को मैसेज करें कि मैं इसका मीनिंग जानता हूँ। तो विलन का स्पेलिंग हम लोग होते हैं VILLAIN, विलन। तो कौन ऐसे विद्यार्थी है जिनका तीनों मीनिंग सही हो गया है, मुझे मैसेज कीजिए। और मैं इसका जल्द ही पार्ट 2 लाने जा रहा हूं। और उस पार्ट 2 में उसका हिंदी तो रहेगा ही, और पहले पार्ट का भी हिंदी मैं पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में PDF की सहायता से दे दूंगा। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको अगला वीडियो दे सकूँगा और आपकी इसी तरह से मदद कर सकूँगा। थैंक यू।